डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो हमारा वीडियो है वो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट पर। इस रीअरेंजमेंट में जो रीअरेंजमेंट होता है, जो माइग्रेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर होता है। हमने दो रीअरेंजमेंट पढ़े, जिनमें हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर रीअरेंजमेंट पढ़ा, जिनमें था एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और दूसरा था वैगनर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। और जो इससे पहले हम एक रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, बेकमैन रीअरेंजमेंट, जिसमें भी नाइट्रोजन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर माइग्रेशन होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर माइग्रेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं एक अमाइड RCONH2 अमाइड ऐसा अमाइड लेते हैं जिस पर NH2 पर कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं हो, NH2 ग्रुप हो जिसमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें NH2 पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हो। इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन सॉल्वेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें इसका एनिलीन मतलब इसका अमीनो डेरिवेटिव मिलता है, एमाइड से अमीन डेरिवेटिव मिलता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये रिएक्शन किस तरह से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम यहाँ देखते हैं। ये है RCONH2 एमाइड। इसकी रिएक्शन जब हम किसी भी बेस के साथ कराते हैं तो ये जो बेसिक ग्रुप है OH, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, ये ब्रोमीन एटम को निकालता है, Br+ को निकालता है और Br- बाहर आ जाता है। Br- निकल करके बाहर आ जाता है, नाइट्रोजन पर Br ऐड हो जाता है। इसे कहते हैं N ब्रोमोअमाइड। N ब्रोमोअमाइड पर हाइड्रोक्सी आयन, दोबारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा हाइड्रोक्सी आयन है, वो फिर रिएक्शन करता है और फिर एक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Br यहाँ है। ठीक है। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो यहाँ बॉन्ड बनाता है इस पर। ये R जो ग्रुप है वो माइग्रेट होता है और ब्रोमीन निकलता है। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है और ये सब साथ साथ होता है। लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, R ग्रुप का माइग्रेट होना और यहाँ डबल बॉन्ड होना। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। जो ये R ग्रुप है वो इंट्रामॉलिक्यूलरली माइग्रेट होता है और 1-2 शिफ्ट होता है। इस तरह से हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें C डबल बॉन्ड O तो ये है और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड अभी बन रहा होता है। कार्बन अभी R अभी कार्बन से भी जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ा होता है, ब्रोमीन बाहर निकल रहा होता है। तो इस तरह की हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और फाइनली ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाता है और R नाइट्रोजन के साथ, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। N और C के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है और CO, ये है आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड CO है ना, RN डबल बॉन्ड CO, ये है आइसोसाइनेट। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप का फिर एडिशन होता है, तीसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन होता है। वो किस तरह से होता है कि नाइट्रोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोक्साइड आयन अब पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर जुड़ता है। ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर OH ग्रुप का एडिशन होता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H निकल के N पर आ जाता है, ये NH हो गया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। NH पर नेगेटिव चार्ज आता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के H के प्रोटॉन को निकाल लेता है, यहाँ NH2 बन जाता है, RNH2 और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि एक तो दो बातें होती हैं। एक तो जब एमाइड से लेकर के RCONH2 से जब RNH2 बनता है तब तक कोई भी इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, कोई भी इंटरमीडिएट होता ही नहीं है। यहाँ पर जो भी कोई स्पीसीज बनती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इवन आइसोसाइनेट को भी हम आइसोलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम NH2 पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होती है। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम देखते हैं। क्योंकि
देखिए यहाँ पर से ही NH2 पर 2 प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन यहाँ निकलता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ब्रोमीन ऐड होता है, NBr बनता है, ये है एन ब्रोमामाइड। एन ब्रोमामाइड पर यदि H के प्लेस पर R ग्रुप होगा तो फिर OH माइनस H नहीं होगा निकलने के लिए, और हमारे पास ये जो एनायन है ये नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर NH2 पर N पर 2 प्रोटॉन ही होने चाहिए, एल्किल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इसकी विशेषता कि एक तो जब जो रीअरेंजमेंट है उसमें NH2 CONH2 ग्रुप होना चाहिए, जिसमें N पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस जो रीअरेंजमेंट में इंट्रामॉलिक्यूलरली रीअरेंजमेंट होता है, जो R ग्रुप है वो इंट्रामॉलिक्यूलरली रीअरेंज होता है या माइग्रेट होता है। तो यदि R ग्रुप कोई कायरल सेंटर है, यदि R ग्रुप कोई कायरल सेंटर है तो वो कायरल सेंटर एज इट इज़ निकल के माइग्रेट होके कार्बन से नाइट्रोजन पर आ गया, कायरल सेंटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर वो कायरल सेंटर R है तो वो R ही रहेगा, और यदि S है तो वो कायरल सेंटर S ही रहेगा। तो इसका मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। तो इस मैकेनिज्म में, इस रीअरेंजमेंट में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। यहाँ पर हम ये कैसे प्रूव होता है, यहाँ हम ये एक रिएक्शन देखते हैं। ये जो पूरी जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। तो इसे हम किस तरह से प्रूव करते हैं, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लिया है। इस सबस्ट्रेट में CONH2 ग्रुप और COH ग्रुप, यहाँ पर ये CONH2 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एमाइड है और COH है। इस तरह का एक सब्सटेंट है। जब हम इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट करवाते हैं इसका ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो ये CONH2 सिंपल NH2 में बदल जाता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। NH2 और COH अभी भी सिस पोजीशन पर है। यहाँ पर CONH2 और COH सिस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर भी NH2 और COH सिस पोजीशन पर है। तो यदि इसे हम गर्म करते हैं, क्योंकि दोनों सिस पोजीशन पर है, तो इसे गर्म करते हैं तो हमें लैक्टम मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और NHCO लैक्टम मिलता है। इसके अलावा यदि हम ये वाला सबस्ट्रेट लें जिसमें CH3 ग्रुप यहाँ है और CONH2 यहाँ है, यानी COH और CONH2 एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर है, COH और CONH2 एक दूसरे की एंटी पोजीशन पे। अब यदि हम इसका हॉफमैन रीअरेंजमेंट करवाएं तो क्या होता है, CONH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, लेकिन अब क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है यानी सिन पोजीशन में, तो लैक्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। CONH2 का जो कॉन्फिगरेशन था, एमाइड का जो कॉन्फिगरेशन था, एमीन का भी वही कॉन्फिगरेशन रहेगा। तो इसका मतलब इस हॉफमैन रीअरेंजमेंट में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। नेक्स्ट जो इस रीअरेंजमेंट की विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब जो रीअरेंजमेंट होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलरली होता है। R ग्रुप निकल करके N पर आता है और C से भी जुड़ा रहता है और बाद में N से जुड़ता है। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पार्शियली ये R ग्रुप C से बंधा हुआ है और N से बंधा हुआ है, और फिर फाइनली यहाँ से R निकल करके N पर आ जाता है, यानी यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। R ग्रुप पूरी तरह से टूट करके बाहर नहीं आता है, पूरी तरह से ब्रेक होकर के बाहर नहीं आता है, बल्कि पहले कार्बन से जुड़ा रहता है, तो फिर नाइट्रोजन से जुड़ता है और दोनों से थोड़ा थोड़ा जुड़ करके आखिरकार CR टूट जाता है और RN बन जाता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है ये कहलाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और इसी इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण ही रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इसी के कारण R ग्रुप का अगर R ग्रुप अलग हो जाता, अगर यहाँ से टूट जाता, तो फिर यहाँ पर ये टूट करके अपना कॉन्फिगरेशन बदल भी सकता था और हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता, लेकिन क्योंकि ये इसी से कार्बन से अटैच ही रहा जब तक कि N से नहीं जुड़ा, तो जब N से जुड़ गया तब वो कार्बन से टूटा, तो इस वजह से यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमने इस तरह का एक सबस्ट्रेट लिया है जिसमें CONH2 ग्रुप यहाँ है। जब हम इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट से सब्जेक्टेड करवाते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव अमाइड, तो हमें जो एमीन मिलता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव अमीन मिलता है।
तो यहाँ पर चूंकि ये रीअरेंजमेंट इंट्रामॉलिक्यूलरली है, इसीलिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव अमीन मिला। अदरवाइज ये टूट करके यदि यहाँ आता तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता था, इस तरह से घूम सकता था, NH2 ऊपर आ सकता था और हमें रैसिमिक मिक्सचर मिल सकता था। तो इस तरह से ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आके। थैंक यू।